हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, क्लास 9th का आज फिजिक्स के पार्ट का जो पहला लेसन है मोशन, आज हम लोग वो शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज मोशन। मोशन है क्या? बच्चों, 2-3 एग्जाम्पल देता हूं मैं, उनको आप थोड़ा समझेंगे, उससे आपको क्लियर होगा कि मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करें। मान लो आप अपने घर पे सोफे पे बैठे हो, क्या आप मोशन में हो? बच्चे कहेंगे नहीं सर, मोशन में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आपकी जगह कोई भी होगा, हर कोई यही कहेगा मोशन में नहीं है। लेकिन एक तर्क करने वाला व्यक्ति ये कहेगा चूंकि भाई अर्थ मूव कर रही है, तो अर्थ पे जब हम बैठे हैं, तो जब अर्थ मोशन में है तो हम भी मोशन में हैं। अब दोनों बातों में कितना अंतर है? आप कमरे में सोफे पे बैठे हो तो आप अपने को ये नहीं कह सकते कि हम मोशन में हैं। कारण आपका मूवमेंट, आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जहां 5 मिनट पहले थे वहीं 5 मिनट बाद भी हो। और अगर बच्चों, अगर हमको क्या करना पड़ता है, किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए 2 चीजों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आप कमरे में हो तो आप मोशन में हो कि नहीं हो, कंपेयर किसी चीज से नहीं कर पा रहे हो। जैसे एक एग्जांपल और बता रहा हूं, आप जर्नी कर रहे हो ट्रेन से, स्टेशन पे आपकी ट्रेन खड़ी है, आपके पड़ोस में प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ एक ट्रेन और आके खड़ी हो गई है। आप अगर उस ट्रेन की तरफ निगाह लगा के खिड़की से देख रहे हो, आपके पापा पानी लेने प्लेटफॉर्म पे गए हैं, उधर के पैसेंजर को आप देख रहे हो, और थोड़ी देर के बाद में आपको लगता है कि आपकी ट्रेन चल दी। अचानक हड़बड़ा के देखो पापा आए नहीं है, हमारी ट्रेन चल गई। सबको कहते हो कि भाई ट्रेन चल गई, और पापा कहाँ गए? पापा नहीं आए। और अचानक जब आप प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हो तब आपको एक रियलाइज होता है कि अरे यार, मेरी ट्रेन तो रुकी हुई है, ये तो इसका मतलब पड़ोस वाली ट्रेन चल रही है। फिर पड़ोस वाली ट्रेन की तरफ देखते हो, बगल वाली में, तब आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ यार, वो जा रही है, हमारी नहीं जा रही है। हमारी ट्रेन नहीं जा रही है कैसे कंफर्म हो रहा है? जब हम प्लेटफॉर्म पे रखी हुई खड़ी प्लेटफॉर्म पे दुकानों को देखते हैं, तब हमको कंपेयर होता है कि अरे यार, दुकान तो हमारी खिड़की के सामने है, और अभी भी हमारी खिड़की के सामने है, पीछे तो गई नहीं। अगर दुकान पीछे जाती तो लगता है कि हमारा ट्रेन आगे जा रही है। तो हमारी ट्रेन चल रही कि नहीं चल रही है, हमको कैसे कंपेयर करना पड़ा? किसी रुकी हुई चीज से। अगर हमारे 2 चीजें साथ साथ में एक ही स्पीड से चल रही है, अगल बगल में सब चीजें, हम दोनों ही दूसरे को देख रहे हैं, तो हमको लगेगा कि हम मोशन में है ही नहीं। सेम यही चीज अर्थ पे हो रहा है। अर्थ पर आप भी, आपका सोफा भी चल रहा है, आपकी दीवारें भी चल रही हैं, आपके टेबल भी चल रहा है, आपका बल्ब भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, सब अर्थ चल रही। तो अर्थ के साथ में सारी चीजें उसी स्पीड से चल रही हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा कि आप मोशन में हो। तो मोशन में चलने के लिए हमेशा, अगर यही कोई व्यक्ति स्पेस में जाकर के फिर अपने अर्थ को देखे, तब लगेगा कि अर्थ हमारी मूव कर रही है। हम अर्थ पे बैठे बैठे पता नहीं कर पाते हैं कि हमारी अर्थ मूव कर रही है। तो हमेशा मोशन को पता करने के लिए किससे कंपेयर करना पड़ेगा? विद स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी रुकी हुई चीज से। ठीक? आप ट्रेन में जर्नी करते हो, ट्रेन में जब जर्नी करते हो, जब मैदानों में से ट्रेन गुजरती है, तो जब आपकी ट्रेन आगे जाती है तो लगता है पेड़ पीछे जा रहे हैं। क्या पेड़ मोशन में है? नहीं, पेड़ मोशन में नहीं है, पेड़ अपनी जगह पर फिक्स है। लेकिन आपकी ट्रेन मोशन में, आप आगे भाग रहे हो, तो आपको ट्रेन पीछे छूटते, पेड़ आपको पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि आप मोशन में हो या नहीं हो, ये कंपेयर करने के लिए किसी रुकी हुई चीज से कंपेयर करना है। रुकी हुई चीज को बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं?
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जैसे हम लोग छत पे सो रहे हो तो सूरज जो है हमको सुबह जो है पूरब में दिखता है, शाम को पश्चिम में दिखता है। ठीक? और हम लोगों को क्या लगता है कि सूरज ही मोशन करके गया। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हो तो आपको लगता है कि पेड़ मोशन में है, पेड़ पीछे जा रहे हैं। ठीक वैसे हो रहा है, मोशन में आपकी अर्थ है जबकि सन मोशन में नहीं है। तो आपको लगता है कि सन पूरब से पश्चिम जा रहा है जबकि आप जा रहे हो पूरब पश्चिम से पूरब की तरफ। आप जा रहे हो अर्थ के साथ में पश्चिम से पूरब की तरफ, और तो आपको क्या लग रहा है, भ्रम हो रहा है कि हमारा सन जा रहा है पूरब से पश्चिम की तरफ। ठीक है? तो हमेशा ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है उसके लिए दो तीन चीजों का आपको छोटी छोटी चीज बता दूं। नंबर 1, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मतलब प्रारंभ, शुरू। ऑब्जेक्ट की इनिशियल, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पर है, ये दिस इज द ए इज द इनिशियल पोजीशन। नंबर 2, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मान लो अभी ये ए वाला चल करके कहां आया, बी तक। टाइम लगा 5 सेकंड, टाइम लगा 5 सेकंड। तो इसका जो मोशन हुआ, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक चीज से हमको और कंपेयर करना पड़ेगा कि मोशन में कि नहीं है, किस चीज से, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर हमारे यहां पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में बिल्डिंग है सपोज, हम इसको देखते जाएंगे तो पता चलेगा हम पहले यहां थे, अब यहां आगे बिल्डिंग के पहले लेफ्ट में थे, अब बिल्डिंग के राइट में। लेकिन अगर ये और ये दोनों इसी सेम स्पीड से चलते जाएं, तो ये आप हमेशा बिल्डिंग के लेफ्ट में रहोगे, बिल्डिंग आपके राइट में रहेगी, उतनी दूरी पे रहेगी, तो आपको लगेगा ही नहीं, आप इसको ही देखते रहोगे, तो आपको कभी एहसास नहीं होगा कि आप मोशन में हो। तो मोशन में रहने के लिए जरूरी क्या है, कोई एक रुकी हुई चीज हो, उससे आप कंपेयर करो। तो सबसे अच्छी डिफाइन हो गई मोशन की, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट to an stationary object and time is called motion। किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन चेंज हो, इनिशियल से फाइनल पे जाए, और किसके रिस्पेक्ट में, किसी रुकी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब रुकी हुई चीज, एंड टाइम के रिस्पेक्ट में भी, टाइम का भी कंज्यूम होना जरूरी है। आप बोलो कि मैं तो अभी 1 सेकंड में यही हूं, यही का यही हूं, तो कोई आपने चेंजेस का मतलब पोजीशन नहीं किया। 1 सेकंड में अगर आप आज ए पर हो और 1 सेकंड बाद बी पे पहुंच जाते, इट मीन्स योर पोजीशन इज चेंज्ड। तो टाइम का भी कंपेरिजन जरूरी है। टाइम इज कॉल्ड मोशन। बच्चों, मोशन के टाइप्स कई सारे हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, सबसे पहला है लीनियर मोशन। देखो, लीनियर मोशन का मतलब, ये लीनियर लाइन वर्ड्स है, LINE, LINE। लाइन मतलब सीधा, स्ट्रेट। When a body travel on a straight line
देन इट्स मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। डायरेक्शन में चेंज ना आए। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, व्हेन a body travel in a straight line, then its motion is linear motion. जैसे मूविंग अ कार ऑन द स्ट्रेट रोड, कार का स्ट्रेट रोड पे चलना। एग्जाम्पल, मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधे रोड पे कार का चलना। या ऊपर से बिल्डिंग पर से कोई पत्थर को हम ड्रॉप कर दें तो पत्थर नीचे सीधा आएगा, दैट इज द लीनियर मोशन। बच्चों दूसरे हम बात कर रहे हैं नंबर 2, पीरियोडिक मोशन। पीरियड से मतलब स्मॉल पोर्शन ऑफ द टाइम। पीरियड मतलब स्मॉल पोर्शन ऑफ द टाइम। जैसे आपके स्कूल में पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, 40-40 मिनट के पीरियड होते जाते हैं। और पहले आज के बाद कल फिर से पहला पीरियड आएगा, दूसरा फिर से आएगा, यानी ये रिपीट होंगे बार बार अपने एक निश्चित टाइम के बाद में। जो भी टाइम पीरियड है हर 40 मिनट के बाद एक पीरियड रिपीट कर रहा है, दैट इज द पीरियोडिक मोशन। अ मोशन विच रिपीट आफ्टर ए डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अ मोशन which repeats after a definite interval of time is called periodic motion। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, घड़ी की जो सुई है घूम रही है, हर मिनट वाली सुई जो है एक 60 मिनट के बाद में एक राउंड कंप्लीट करती है, अपनी जगह पर वापस आ गई। सेकंड वाली सुई भी 1 मिनट के बाद एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। उसका मोशन बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज द पीरियोडिक मोशन। ऐसे ही झूला जो ऐसे झूलता रहता है, पेंडुलम ऐसे चलता रहता है, ये भी मोशन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, ये कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। तो जो ऐसे चलता है दिस इज द ओसिलेटरी, और जो सर्कुलर पाथ पे चले सर्कुलर। तो पीरियोडिक मोशन इज अगेन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। नंबर 1 ए सर्कुलर मोशन, मोशन ऑन circular path, motion on circular path is called circular motion. Example, revolution, revolving of moon around earth। अर्थ के चारों तरफ मून का रिवॉल्व होना, अर्थ के चारों तरफ मून का रिवॉल्व होना कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। आपके साइकिल के व्हील का घूमना, मोशन ऑफ व्हील। सभी मोशन ऑफ व्हील कैसा व्हील का मोशन कैसा? सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक एंड व्हील, पहिए का मोशन कैसा? सर्कुलर मोशन।
देखो पहिया दो तरह का मोशन करता है, अपने एक्सिस पे सर्कुलर मोशन और आगे भी बढ़ता जाता है सीधा, दैट इज द लीनियर मोशन। तो दोनों मोशन करता है, लीनियर मोशन भी करता हो, सर्कुलर मोशन भी। ऐसे बच्चों भी ऑसिलेटरी मोशन, oscillatory motion or vibratory motion, टू एंड फ्रो मोशन, क्या बोलते हैं इसको अपन, टू एंड फ्रो मोशन। टू मतलब इधर, फ्रो माने उधर, इधर उधर का जो मोशन होता है दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन। इसको हम बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। एग्जांपल इसके, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम एंड स्विंग, स्विंग मतलब झूला, झूले का मोशन और पेंडुलम का मोशन। घड़ी के में पेंडुलम लटका रहता था, पुरानी घड़ियों में देखना एक नीचे गोल सा रहता है, ऐसा चलता रहता था, उसको पेंडुलम बोलते हैं। उसका मोशन और झूले का मोशन कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन। कोई भी चीज जो आवाज प्रोड्यूस करती है वो भी वाइब्रेट होती है, 9th में पढ़कर आए हो, सॉरी 9th साउंड के लेसन में पढ़ोगे, वहां पर जो है वो भी वाइब्रेटरी मोशन करती है। तो गिटार के तार को खींच के छोड़ दीजिए, वो भी ऑसिलेटरी मोशन करता है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा टाइप है रैंडम मोशन। मोशन इन विच डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंज सडनली, फिक्स ना हो किधर जाना है किधर नहीं। जैसे फुटबॉल का प्लेयर, अभी फुटबॉल का प्लेयर इधर जा रहा है, जब तक उधर से इधर मार दिया इधर मुड़ गया। बास्केटबॉल का प्लेयर का मोशन न तो लीनियर है, न तो सर्कुलर है, न तो ऑसिलेटरी है, कैसा हो, रैंडम है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो मोशन इन विच डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ फुटबॉल प्लेयर एंड बास्केटबॉल प्लेयर, इनका मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ओके बच्चों, ये टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में मैं एक छोटा सी दो डिफाइन बता लूं, फिर मैं मोशन की बात और करता हूं। उन दोनों डिफाइन की 2-3 डिफाइन है छोटी छोटी, वो जानना बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं पहले फिजिकल क्वांटिटी। हमारे साइंस में फिजिक्स के अंदर खास करके फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल जो वैल्यूज हैं, उनको 2 भागों में हम लोग पढ़ते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। दोनों को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे बहुत क्लियर कट हो जाएगा। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, बात करता हूं, द हाउस ऑफ रमेश इज
5 kilometer from post office. House of Ramesh is 20 meter from पोस्ट ऑफिस. और यहां लिखता हूं मैं हाउस ऑफ रमेश इज 20 मीटर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस इन नॉर्थ डायरेक्शन. इन नॉर्थ डायरेक्शन. दोनों स्टेटमेंट में जरा देखें. यहां यहां 20 मीटर भी है कि पोस्ट ऑफिस से रमेश का घर कितना दूर है, 20 मीटर दूर है. यहां क्या है, पोस्ट ऑफिस से रमेश का घर कितना है, 20 मीटर. यहां एक और जानकारी मिल रही है कि किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन. तो यहां इसमें क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है. इस वाले स्टेटमेंट क्या है, वैल्यू है. इस वाले स्टेटमेंट में वैल्यू भी है और डायरेक्शन है. जिन फिजिकल क्वांटिटीज में केवल वैल्यूज हो, मैग्नीट्यूड हो, उनको हम बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. और जिन फिजिकल क्वांटिटीज में वैल्यूज भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, प्लस डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. तो बहुत सिंपल डिफाइन हो गई स्केलर की. फिजिकल क्वांटिटी which have only मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो. एग्जाम्पल के लिए अभी अपन और आगे एक्सप्लेन करेंगे, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, बताऊंगा आगे. डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 20 मीटर का डिस्टेंस है. ये डिस्टेंस क्या हो गया, कौन सा क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी. क्लियर है. अगर इसी की हम बात करें आगे और कि 20 मीटर हो गया फोर्स, स्केलर क्वांटिटी 20 मीटर. अगर मैं कहता हूं 20 केजी गेहूं, 20 केजी गेहूं क्या, यानी वो स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. लेकिन अगर किसी की वेट की बात करें हम लोग, वेट हमेशा क्या होता है, आपको अभी पढ़ाएंगे अगले चैप्टर्स में, ग्रेविटी में. अर्थ किसी चीज को जितने फोर्स से अपने तरफ खींचती है वो है वेट. तो हमेशा अर्थ किसी चीज को किस तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ. तो हमेशा वेट का डायरेक्शन फिक्स होता है, किधर, अर्थ के सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ. तो वेट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी. उसमें डायरेक्शन भी है और वैल्यू भी है. और यहां डिस्टेंस में क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है. अगर मैं बोलूं 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड हो गई, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चल रही है. और मैं बोलूं 20 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी हो गया, ये हो गया, तो वेक्टर क्वांटिटी. तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, जिसमें डायरेक्शन भी हो और स्पीड भी हो. जिसमें केवल स्पीड हो वो केवल स्पीड है. यहां देखें एग्जांपल में डिस्टेंस और स्पीड. और यहां एग्जांपल में और एक एग्जांपल ये दे दिया मैंने आपको, ये भी हो गया क्लियर. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction. अभी एग्जांपल में यहां ले लीजिए, जैसे डिस्टेंस है, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब ये देखिए 20 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन,
ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कोई आदमी 20 मीटर जो है, मान लो रमेश जो है पोस्ट ऑफिस से 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, तो क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और रमेश केवल 20 मीटर चला, दिस इज द डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और एक्सप्लेन करूंगा मैं। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और एक वेट भी बताया था मैंने, वेट। ये तीनों वेक्टर है, इनका डायरेक्शन फिक्स है। वेट का डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ, वेलोसिटी में ऑलरेडी डायरेक्शन एग्जांपल दिखा हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन के साथ, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में बहुत अंतर नहीं है, भी आगे बात करेंगे अपन इसी चैप्टर में। यहां टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी में टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट, और यहां डिस्टेंस और स्पीड, टाइम के साथ में स्पीड है, टाइम के साथ में डिस्टेंस है तो स्पीड है। 1 मीटर में या 1 सेकंड में, 1 मिनट में कोई बॉडी कितना चली, वो स्पीड है, ठीक। जो दूरी है वो डिस्टेंस है। तो बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के डिफाइन और एग्जांपल आपको याद करना है कि those physical quantity which have only magnitude are called vector scalar quantity, and those physical quantity which have magnitude as well as direction are called vector quantity. Clear? अब देखो, मैं दोनों को क्लियर करता हूं, थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखो, इसको समझने के बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा है, इससे बात क्लियर हो जाएगी। मान लो रमेश है, पोजीशन ए से चलता है, ये रमेश पोजीशन ए से गया, वो 4 मीटर, कितना गया, 4 मीटर। कहां गया वो, पोजीशन बी पे। पोजीशन बी से जो है ये चला गया पोजीशन सी पे, ये भी 4 मीटर। इसका ये इनिशियल पोजीशन, A is the initial position और C क्या, फाइनल पोजीशन। अब देखो, A से अगर हम देख रहे हैं यहां पे, थोड़ा इसको दूरी बढ़ा लो, ये तब बराबर दिखेगा। ये देख रहे हैं कि रमेश जो इधर गया फिर इधर गया, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। पहले इस डायरेक्शन में गया वेस्ट में, फिर जो इधर साउथ में गया, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन अगर यहां से सीधा आंख लगा के यहां देखूं तो डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, ठीक। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो इनिशियल और शॉर्टेस्ट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटी दूरी ये है, ये तो लंबी होगी, ये तो लंबी होगी। दोनों दूरी निकालते हैं, ये कितना है, ये कितना और ये कितना है। ये तो 4 + 4 8 मीटर, 4 + 4 कितना हो गया, 8 मीटर। और ये कैसे निकालोगे, अभी 8 तो पढ़ के आए हो, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, AC² = AB² + BC²। क्या लिखते हो, AC² = AB² + BC²। इससे आप निकाल सकते हो, AB कितना है, 4 का स्क्वायर, प्लस ये कितना है आपका 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16 + 16 32। AC² = 32, तो AC = कितना हो गया, √32। अब इसका रूट निकालो, 32 का रूट कैसे निकालोगे, 32 का
स्क्वायर रूट निकालो, इसको फैक्टराइज कर लो पहले या तो। चार दूना 8 दूना 16 दूना 32, एक ये पेयर, यानी ये दोनों का रूट हो गया 2 और ये हो गया 2 और ये हो गया रूट में 2। तो बच्चों इसका आ जाएगा 2 2 जा 4 रूट 2। अब ये जो दूरी आई है 4 रूट 2, इसका रूट निकालेंगे ना, 2 2 जा 4 जाता तो इनमें से एक वैल्यू, फिर से पढ़ो, इनमें से एक वैल्यू और ये रूट का रूट में रह जाएगा। इसको जब फैक्टराइज करोगे इस तरह से ये रूट से बाहर आ गए और ये रूट के अंदर आ गए। ठीक, तो 32 का जब रूट निकालोगे तो 4 रूट 2, ये दूरी कितनी होगी 4 रूट 2, 2 बहुत कम, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग यानी 5 पॉइंट समथिंग मीटर ये आएगा। ये दूरी शॉर्टेस्ट होगी। तो ये जो है 8 मीटर और ये दूसरा जो हो रहा है कितना हो रहा है 4 रूट 2। तो ये जो 8 मीटर दिस इज द डिस्टेंस और ये जो है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोनों में अंतर, ये क्या हो गया डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड distance. Shortest length between initial position and final position is called displacement. Displacement में डायरेक्शन फिक्स है, यहां से इधर देखोगे तो डायरेक्शन पता चलेगा कि ये इधर नॉर्थ ईस्ट साउथ में दिखती है। ये क्या पोजीशन यहां से ईस्ट साउथ, और ये तो ऐसे गया पहले ईस्ट में गया फिर साउथ में गया, कुछ भी फिक्स नहीं। ये ईस्ट साउथ की दूरी होगी, ए से यहां डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी है। इसको हम कह रहे हैं बच्चों, डिफाइन लिख देता हूं मैं दोनों की, एक और एग्जांपल दे दूंगा, उससे भी और क्लियर हो जाएगा आपको। ये आता है एग्जाम में, एक्चुअल length between initial position and final position is called distance। दोनों का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। और डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। बच्चों जब चूंकि इसमें डायरेक्शन, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, जैसे 20 मीटर डिस्टेंस, 20 मीटर में बोलूं तो क्या हुआ डिस्टेंस, 20 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने आपको बताया था स्केलर और वेक्टर का। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। दूसरा, इट इज डिनोटेड बाय एस, सिंपल एस से डिनोट करना है इसको, और ये इट इज डिनोटेड
बाय एस के ऊपर एरो साइन। एरो साइन क्या बताएगी? डायरेक्शन। एस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन है तो एस के ऊपर एरो साइन, केवल डिस्टेंस है तो केवल एस। क्लियर? अब देखिए इसमें डायरेक्शन है फोर्थ, इट हैज डायरेक्शन, सॉरी इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड and no direction। और ये it has magnitude and direction both। हालांकि ये पॉइंट आपको यहां कवर हो गया है, कौन सा? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इस पॉइंट का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिखा है। एक चीज और बच्चों जरा देखो, इसके एग्जाम डिफाइन है, 4 पॉइंट हो गए। हमने डिफाइन लिखा है कि एक्चुअल लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब मान लो एक एग्जांपल देखो, सपोज करो पोजीशन ए से रमेश चलता है, कहां जाता है? पोजीशन बी पे। कितना गया? 10 मीटर। ठीक, बी से वापस रिटर्न आया, बी से वापस रिटर्न आया ए पर, यहां आ गया, कम बैक अगेन। 10 मीटर गया, ध्यान देना, 10 मीटर गया ए से बी, देखो ए टू बी, डिस्टेंस कितना हुआ? पहले भी इधर का निकाल लो, यहां से यहां गया तो कितना डिस्टेंस हुआ? ये 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये भी 10 मीटर इन ईस्ट, इन ईस्ट के डायरेक्शन। ठीक, दोनों बराबर है। लेकिन अगर वो बी पे रुकता नहीं है, बी से चल करके वापस ए पे आता, अगेन यहां आ गया, तब क्या होगा? ए टू ए, ए टू बी एंड अगेन ए, तब डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, 10 जाने का 10 आने का। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का लेंथ कितनी बची? 0, क्योंकि वापस ऐसे गया था, ए पे आ गया, तो इसलिए कितना हो गया? 0 मीटर। अब इससे क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो स्केलर डिस्टेंस में भी सॉरी डिस्टेंस में नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट में भी 0, एक डिफरेंस। दूसरा एक और एग्जांपल ऐसे समझ लो, मान लो ये अपन यहाँ पे रमेश का घर है, मम्मी ने बोला कि पोस्ट ऑफिस बी पे जाओ, बी से लेटर लेकर के आ जाओ, लेकिन ये गया यहाँ रुका, लौट के आया तो यहाँ रुका नहीं, इधर आ गया सी पे। कितना? 2 मीटर। कितना मीटर? 2 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इनिशियल पोजीशन ये है इसका, फाइनल पोजीशन ये। और डिस्टेंस कितना हो गया? 10 जाना 10 आना 20, फिर 2 मीटर इधर, 22 मीटर। ठीक, अब इसको देखते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं ए टू बी और बी टू ए और ए टू सी, 3 चीजें देखिए। अब कितना हो गया? ये 10 प्लस ये 10 प्लस ये 2 बराबर 22 डिस्टेंस। 22 क्या हो गया? डिस्टेंस। 22 डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -2 मीटर।
क्योंकि उसको टारगेट मिला था इधर जाने का, अब टारगेट के अगेंस्ट चला गया वो, इसलिए वो माइनस हो गया। तो दो डिफरेंस और लिख लें दोनों का। ये समझ आ गया बच्चों? इसी से लिखेंगे आप यहाँ पे 5th पॉइंट, मे नॉट बी 0 और ये मे बी 0, ठीक। और ये मे नॉट बी निगेटिव, छठा मे नॉट बी नेगेटिव, और ये मे बी नेगेटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है, कौन? डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। तो बच्चों ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैंने 6 पॉइंट बताए, इससे बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। डिस्टेंस के लिए जितना भी दूरी रियल में चली गई है सब मिला करके डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी है वही डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? और अगर जिधर टारगेट मिला जाने के लिए उसके अगेंस्ट में चला गया है तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ये तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर दी। एक तो न्यूमेरिकल हम लोगों को इसके ऊपर करना है, तो हम लोग अगले सेशन अपने देखेंगे। बच्चों हमारे एनसीईआरटी के बुक में एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ और ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। इसमें बच्चे कई बार बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में जब होता है तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो उससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में क्लियर कर दूं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, इसका डायमीटर 200 मीटर है। डायमीटर कितना? 200 मीटर। तो रेडियस कितना हो गया? 100 मीटर। इस पे ध्यान दो, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पोजीशन ए से चलता है, पूरा कंप्लीट राउंड लेकर के ए पे अगेन पहुंच जाता है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? सर्कल का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस सर्कल का कितना होता है? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो इसका डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जहां से चला वहीं पहुंच गया। कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? दिस इज द ये तो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हो गया, क्योंकि जहां से चला था वहीं पे वापस पहुंच गया। क्लियर है? और ऐसे केस मान लो अगर ये यहां से चल करके 1 राउंड या 2 राउंड लेने के बाद वापस यहां आ गया, तब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये पूरा शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये दूरी। क्लियर? लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां से चल करके यहीं आके रुक गया सी पे, तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस तो ये हो गया सीधा 1/4 ऑफ द सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस के 4 टुकड़े कर दो, 1 1/4 1/4 1/4 1/4, ये कितना हो गया? 1/4 ऑफ द सरकमफेरेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस ये आपको निकालने के लिए ये 100 मीटर, ये 100 मीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से दूरी आ जाएगी। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो चलो ये और ये कोई व्यक्ति यहां ए से सी पे पहुंचा, तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 1/4। 2 पाई आर का 1/4। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? AC का स्क्वायर, इसको मान लीजिए वो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस
CO स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। इसको निकाल लेंगे तो AC इज इक्वल टू 100 इंटू 100 यानी 10,000, 100 इंटू 100 10,000, 10,000 प्लस 10,000 तो कितना हो जाएगा 20,000। 20,000 और AC इज इक्वल टू रूट 20,000। किससे निकल जाएगा आपका, इसका रूट निकाल लेंगे ये दूरी आ जाएगी। तो ये तो हो गया है ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस। डिस्टेंस इसको यहाँ 100 रख करके सॉल्व कर लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। An athlete complete a round of a circular track of diameter 200 meter in 20 seconds. यही ऐसा डायमीटर है। An athlete complete a round of circular track of diameter 200 meter in 20 seconds. Calculate number 1 displacement, distance and displacement after 1 minute and 10 सेकंड। 1 मिनट 10 सेकंड के बाद में कितना हो, देखिए एक राउंड ले रहा है कितने टाइम में 20 सेकंड में। 1 मिनट 10 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना। तो देखते हैं हम लोग। पहले पता करें कि वो कितना टाइम ट्रेवल किया, 1 मिनट 20 सेकंड। तो सेकंड में बदल लो, 1 मिनट प्लस 10 सेकंड इज इक्वल टू 70 सेकंड। ये टोटल चला। अब राउंड कितना लिया वो निकाल लो। इतने में इन 20 सेकंड राउंड इज इक्वल टू 1। इन 70 सेकंड राउंड इज इक्वल टू 1/20 इंटू 70। ठीक, तो हो जाएगा कितना, काट लो 3.5 राउंड। 3.5 राउंड लेता है वो। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr। एक राउंड दूरी कितनी हो गई 2πr, तो 3.5 राउंड इंटू 3.5। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 22/7 इंटू 100 इंटू 3.5। देखिए इसका डेसिमल हटा दीजिए तो हो जाएगा 10। 7 से काट दीजिए, 7 5 जा 35। 1 0 से इसका 1 0 हटा दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 44 हो जाएगा 44 0 इंटू 5, तो 0 और 0 2200 मीटर। ये एनसीईआरटी की बुक का भी क्वेश्चन है बच्चे। ये हो गया डिस्टेंस, क्या निकला हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के लिए देखेंगे,
डिस्प्लेसमेंट 3 राउंड में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? 0 0 0 और हाफ राउंड में आ गया। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये, तो 100 ये 100 ये यानी 200 मीटर डायमीटर हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर 3.5 राउंड डिस्प्लेसमेंट will be 200 मीटर। 200 मीटर होगा, डायरेक्ट लिखना इसको। ये न्यूमेरिकल भी बच्चों इस तरह का आपको करना है, सर्कुलर पाथ पे भी इसको जानना है। और लास्ट का एक टॉपिक छोटा सा इसी में और बचा रहता है, 2 मिनट का, और वो भी है, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा आप लोग, और भी बुक से क्वेश्चन ढूंढ करके सॉल्व करेंगे। ना आने पे आप अपने डाउट वाले देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी डाउट निकलते हैं अगर आपको टॉपिक से, तो उसमें आप डाल सकते हो, मैं देखूंगा तो आपका डाउट वहीं दूर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म बहुत सिंपल, आप याद जाएगा आपको। If a body travel equal distance in equal interval of time, then the motion is uniform motion. If a body does not travel equal distance in equal interval of time, then the motion is non-uniform motion. Simple. लिख लो। If a body travel equal distance in equal interval of time, then it is uniform motion. If a body does not travel equal distance in equal interval of time, then it is non-uniform motion. एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, मान लीजिए यहां डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस सेकंड में और मीटर में, टाइम सेकंड। डिस्टेंस मान लीजिए टाइम 0 है तो डिस्टेंस 0 है, और अगले 2 मिनट बाद 2 सेकंड बाद डिस्टेंस होती है 4 मीटर या 2 मीटर कर लीजिए, और अगले फिर 4 के बाद ये भी 4, ये अगले 6 के बाद ये भी 6। हर 2-2 सेकंड में ये भी डिस्टेंस भी 2-2 मीटर बढ़ती जा रही है। यानी इंटरवल टाइम का कितना 2 सेकंड, डिस्टेंस का इंटरवल कितना वो भी 2 मीटर। अगर इसी को यहां देखें, जीरो है तो ये भी 0 है, और अगर ये 2 में 2 मीटर, और अगले 4 में ये हो गया 8 मीटर, और अगर ये 6 में ये हो गया 12 मीटर, अगले ये 8 में ये हो गया 11 मीटर। देखिए यहाँ पे इंटरवल 2 सेकंड का था 2 मीटर, यहाँ पे 2 सेकंड का इंटरवल है, तो यहाँ इंटरवल कितना हो गया सीधा 6 मीटर का। इक्वल डिस्टेंस नहीं रहा, यहाँ पर डिस्टेंस टाइम 2 सेकंड का अंतर है, यहाँ 4 का हो गया, यहाँ घट गया बल्कि। इसको बढ़ा लो थोड़ा सा, 13 कर लो,
तो ये क्या हो गया, मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों ये टॉपिक हम लोगों का आज यहाँ खत्म होता है। आपके जो भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, उसको हम लोग दूर करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।